अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आप देख रहे हैं लाइव टेक क्रॉनिकल्स विद अब्बास खान। और आज हमारे तीसरे मेहमान हैं पॉडकास्ट के, शहज़ काज़मी साहब। आपने देख लिया होगा इनको। शहज़ काज़मी साहब से पूछते हैं कि इन्होंने कैसे काम स्टार्ट किया था और उसके बाद ये आज कहाँ पर खड़े हैं और इनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, और वेडिंग्स के बारे में बात करते हैं। जनाब, तो बताइएगा शहज़ साहब, आपने कैसे स्टार्ट किया था? स्टार्ट तो ये इस तरह से हुआ कि शुरू में टीवी हुआ करता था और देखते थे, उसमें बड़ा इंटरेस्ट फील होता था कि यार क्या है, कैसे, किस तरह से। तो 7 साल की एज में वालिद साहब से एक बड़ी ज़िद करके एक पॉकेट कैमरा मंगवाया, 110 हुआ करता था, वो आपको शायद अंदाज़ा। तो उससे स्टार्ट किया। वो 3 साल 4 साल की जर्नी थी। अपनी सारी पॉकेट मनी, वही पिक्चर्स घर की खींचना, इधर-उधर की खींचना, और वो जमा करते रहते थे। वो इंटरेस्ट और बढ़ता रहा। तो फ़ौरन जैसे ही मैंने मैट्रिक किया 1991 में, तो यहाँ कराची में रिज़विया इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने कराची वीडियोग्राफ़ी एंड फ़ोटोग्राफ़ी इंस्टीट्यूट था एक। सर अहमद हुआ करते थे, वो सिखाते थे। बहरहाल, तो किसी लिंक से उनका कॉन्टैक्ट पता चला, क्योंकि उस ज़माने में तो सोशल मीडिया था नहीं कि हर चीज़ आपके सामने ओपन हो, कौन सी चीज़ कहाँ है। तो एक दोस्त ने रेकमेंड किया, वहाँ पे उनसे जाके वो हमने शॉर्ट कोर्स किया, उसका 3 महीने का डिप्लोमा था शायद। उसके बाद से बस स्टार्ट हो गया करना। सबसे पहला जो शूट था वो कौन सा किया, किसका किया शूट? यार वो इत्तेफ़ाक से मेरे खालाजाद भाई थे, उनकी वेडिंग थी, अच्छा। तो वहाँ से स्टार्ट तो स्टार्ट आपका पहला जो शूट था वो वेडिंग से हुआ। हुआ वेडिंग से। तो उसके बाद आप अपनी जर्नी का बताएं कि आपने कैसे नेक्स्ट, फिर उसके बाद कैमरा कौन सा लिया, कैसे स्टार्ट किया? वो जो शूट किया वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह घर से अच्छी सपोर्ट थी। वालिद साहब मेरे बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते थे, भाई अच्छा। मेरे सपोर्ट करते थे। तो पहला कैमरा अपना ही लिया और अपने ही कैमरे पे शूट किया। उस ज़माने में वो नया-नया लॉन्च हुआ था, M3000 पैनासोनिक का वीडियो M3000। कैमरा। जी, अच्छा, आप वीडियो कैमरे की बात कर रहे हैं, ठीक वीडियो है। कैमरा। स्टार्ट मैंने वीडियो से लिया था, देन फिर वो आगे चलते-चलते आपको पता है कि वो कन्वर्ट चलता है। आजकल तो मल्टीटास्क वाले मामलात हैं। जी जी। तब भी इसी तरह के काफ़ी सारे लोग हुआ करते थे कि जो फ़ोटोग्राफ़ी भी करते थे, वीडियो भी करते थे। तो वीडियो से फिर बाद में मैं आगे चल के मैंने फ़ोटोग्राफ़ी में स्विच किया। सोच। अच्छा, स्टार्ट आपका वीडियोग्राफी से हुआ, फिर फोटोग्राफी वेडिंग। था, फिर वीडियो, फिर फोटोग्राफी की जी, तरफ। जी। अच्छा, कुछ अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके ओल्ड टाइम का जो वर्क है, वो जो हमारे दोस्त इस वक्त सुन रहे हैं, तो इनको जरा बताइएगा जरा। यार पुराने सारे ही दोस्त हैं इंडस्ट्री के, नॉर्थ के स्पेशली। काफ़ी सारे हैं लोग आजकल, आप काफ़ी देखे होंगे माशाल्लाह। हमारे नवाज़ भाई भी बड़े इन हो रहे हैं, उनकी भी काफ़ी सारी मैसेजेस और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वो भी पुराने दोस्तों में से हैं। तो इस तरह से है। नॉर्थ के तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग जानते हैं। अच्छा, उस दौर के कोई चैलेंजेस बताएँ जो आप फ़ील करते थे? वीएचएस का टाइम था, रोल कैमरे थे, तो कितनी तकलीफ़ात होती थी, मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता यार था? मुश्किलात ये थी कि पहले काम करना मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि आपको अपनी पसंद का रिज़ल्ट निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, स्पेशली एडिट में, क्योंकि उस वक़्त लीनियर एडिट होती थी। और जब से नॉन लीनियर आई है तो बहुत ईज़ी हो गया है कि आप एक फ्रेम को भी आराम से पकड़ सकते हैं। बट हमने लीनियर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से काम किया कि एक-एक फ्रेम पकड़ के जब एडिट करते थे तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ थी वो, मगर कर लेते थे। तो इस तरह के चैलेंजेस होते थे और रोल्स को कैरी करना, और एक एक्साइटमेंट होती थी। जैसे ही हमने रात में शूट की, सुबह सवेरे ही सबसे पहला काम हमारा लैब जाना होता था और नेगेटिव को डेवलप करवा के उसको देखना होता था, यार क्या रिजल्ट आया। अच्छा, आप थोड़ा-सा बता रहे थे कि आप दुबई भी गए थे, तो जी। दुबई से कमबैक का कैसे हुआ और किस तरह गए थे, वो थोड़ा बताइएगा? यार दुबई भी मेरा क्लाइंट थे, उनका इवेंट था, तो उन्होंने कहा यार दुबई में शादी आप करेंगे, चलेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो ये बात है कोई 2011 की। वहाँ गए, अच्छा लगा, हर चीज़ बेहतर थी। थोड़ा-सा एक दिल में अच्छाई होती है इंसान की, हर इंसान की। अच्छा देखता है तो चाहता है कि हम भी अच्छा ही करें। तो बस फिर 11 से काफ़ी फ्रेक्वेंटली आना-जाना रहा, मैंने वीज़ा भी रखा वहाँ का। तो 2011 से और 17 तक बहुत फ्रेक्वेंटली मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया दुबई के लिए। अच्छा, शायद भाई आप थोड़ा बताएँगे कि आप कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी भी करते हैं, प्रोडक्ट भी करते हैं, तो कमर्शियल का बताएँ कि कमर्शियल का आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? जो आप बड़े-बड़े शूट्स होते हैं, बड़े-बड़े कैमराज़, उनके साथ आप खड़े होते हैं और आपके फ़ोटोज़ आते रहते हैं, तो उसके बारे में बताइएगा? कमर्शियल का स्टार्ट मैंने लिया, हमारे एक बहुत पुराने दोस्त थे, वो भी उस ज़माने में साथ ही हुआ करते थे। सलीम दाद के नाम से। सलीम दाद साहब।
ठीक है, जो तो खूबसूरत से बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी के हैं। मैंने भी उनके साथ कई कमर्शियल के काम किए। जी। तो वो हमारे काफ़ी पुराने दोस्त हैं, वीएचएस के दौर के साथी हैं। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा यार इस तरफ आ ज़रा, अच्छा है, थोड़ा-सा एक बड़ा एक्सपोज़र मिलेगा, अच्छा काम है। तो बस उनसे स्टार्ट, उनके साथ-साथ ही स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छा काम किया, डिलीवर किया। तो काफ़ी उस इंडस्ट्री में भी सलाम दुआ हुई और काफ़ी काम किए। नेशनल, इंटरनेशनल सारे प्रोजेक्ट्स किए, काफ़ी सारे किए। मगर उनको क्रेडिट जाता है उस इंडस्ट्री में मुझे लाने का। सलीम दाद साहब, सलीम दाद बेहतरीन जी, बहुत वो बहुत अच्छे बहुत दोस्त हैं, बहुत पुराने सपोर्ट दोस्त हैं। करते हैं। देखिए हम जो फोटोग्राफर होते हैं जब शूट पे होते हैं तो इतनी ज़्यादा हमारी सुनी नहीं जाती क्योंकि उनका वीडियो का शूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा-सा टाइम मिलता है लाइट्स का, ऐसे ही है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। थोड़ा-सा आप उसका भी बताएँ कि बस वो शूट का एक्सपीरियंस कैसा होता है? वो बड़ा चैलेंजिंग होता है वाक़ई के, मतलब समझ लें कि कोई 12, 15, 18 घंटे की शूट होती है और आपके लिए उसमें सिर्फ़ 5 से 10 मिनट होते हैं और आपको डिलीवर करना होता है। तो उसमें यही हुआ करता था, अक्सर थोड़ा-सा चिट-चैट भी होती थी प्रोड्यूसर से भी, डायरेक्टर से भी कि यार टाइम बस इतना ही है। मतलब फिर हम कहते थे कि यार एक शॉट आपने 25 दफ़ा ले लिया रीटेक कर के कि एक मेरा, एक उसका, एक सेफ्टी, एक इस तरह से, और हमारे लिए आपके पास 5 मिनट है। तो कहते हैं आपके लिए तो यही 5 मिनट है, इसी में करना है आपने। तो किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रखी, परवरदिगार का बड़ा शुक्र है, उसने इज़्ज़त अच्छा रखी, अच्छा काम किया। शहज़ भाई कुछ अपने पुराने शागिर्दों का बताएँ जिनको आपने ट्रेन किया और उसके बाद आज के बताएँ कि आज आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप टीचिंग की तरफ क्यों नहीं आ रहे? पहले मैं पहले सवाल का जवाब दूँ, शागिर्दों में यार बाबर हुसैन हैं सबसे मेरे माशाल्लाह होनहार शागिर्द, बाबर हुसैन, बाबर मुमताज़ के नाम से अभी उन्होंने अपनी आईडी चेंज की है, अच्छा। दुबई में हैं। तो वो मेरे शागिर्द हैं। और फिर आरिफ खान नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो एच ब्लॉक में होते हैं, वो भी मेरे ही शागिर्द हैं। और एक शागिर्द हैं जो अब यूएस शिफ्ट हो गए हैं, डैनियल करके, अमजद डैनियल। अमजद डैनी साहब माशाल्लाह। बॉबी डैनी, वो आपके कुलीग भी रह चुके हैं मेरे ख्याल जी। में इनारा में। तो उनका भी स्टार्ट, बेसिकली उनका स्टार्ट था बशारत स्टूडियो से। उसके फ़ौरन बाद वो मेरे पास आए तो वहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, काम सीखा। उनको मार्केट के हिसाब से नए इक्विपमेंट्स मिले, नए लेंसेज़ मिले, नए कैमरास मिले। सीखने को मेरे पास बहुत कुछ मिला उनको। और माशाल्लाह। अच्छा। दूसरा जवाब फिर ये है टीचिंग का कि यार इस तरफ कभी सोचा नहीं। हाँ, अगर कोई सीखना चाहे तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। और मेरा सिखाना अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो भी स्टूडेंट होता है वो बहुत जल्दी ग्रो अप करता है, बहुत जल्दी मैं सिखाता हूँ। उसकी वजह ये कि हमने अपने उस्तादों से बहुत ज़्यादा रगड़ा खाया। तो मैं ये सोचा करता था कि कभी अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे पहुँचाया, इस काबिल किया कि मैं सीनियर हुआ और मेरे पास कोई सीखने आए, तो मैं उसको इस तरह रगड़ा नहीं लगाऊँगा। और वो मेरी जो बातें हैं वो सबके सामने ही है कि जो मेरे शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी जल्दी ग्रो अप किया और बहुत जल्दी मैंने उनको ट्रेन किया। तो अभी भी अच्छा। अगर कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा शहज़ भाई आपका जो इतना एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस की रोशनी में आप क्या मतलब जो आप हम टीचिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो आप क्या बताएँगे कि आजकल जो स्किल्स हैं कौन-सी होनी चाहिए जो एक अच्छे वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र को ज़रूरी है, एक अच्छे वीडियोग्राफ़र के लिए ज़रूरी है अगर वो ये इस फ़ील्ड में आता है और कौन-सी स्किल्स होनी चाहिए उसमें ज़्यादा जिसकी वजह से वो ज़्यादा मीन्स के लोगों की नज़रों में आ जाए। लोगों की नज़र क्या है जो अपने फेलो फ्रेंड्स हैं और इवन अपने अगर अपना काम करते हैं तो क्लाइंट्स की नज़र में आ जाए। यार मसला इस तरह से कि आजकल तो जो मैं जिसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहता हूँ लाइट, वो आजकल ख़त्म ही हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि आप अपनी लाइट अच्छी कर लें, ठीक है? अगर आपने लाइट पे अपनी तवज्जो दे दी तो आप नो डाउट कि आप बहुत जल्दी सबकी नज़रों में आएँगे और एक अलग ही मुख्तलिफ काम होगा आपका। तो लाइट को समझना बहुत ज़रूरी है और लाइट की ज़रूरत को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि लाइट बहुत ज़रूरी है। आप इवन लाइट पे काम करते हो, मैं पर्सनली कभी भी खुश नहीं हुआ इवन लाइट पे काम करके ना, जब तक आपकी तस्वीर में कंट्रास्ट नहीं है, लाइट एंड शेड नहीं है, या जिसको उर्फ़े आम में कट लाइट कहा जाता है जो कि कोई चीज़ है ही नहीं बेसिकली, मगर सब कहते हैं तो मैं भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो उस तरह की चीज़ें लाइट को अगर आप अपनी मजबूत कर लेते हैं तो आप हर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़्यादातर कमर्शियल और प्रोडक्ट से है ज़्यादा, वेडिंग्स भी मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं लाइट को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अच्छा आजकल जो ट्रेंड आया हुआ है कि विदाउट लाइट ही सब कुछ हो रहा है। डे लाइट में तो देखिए चल जाती है ना, लेकिन रात के वक़्त देखें अगर इवन भी हो फिर भी वैसे तो आजकल जो कैमरों के सेंसर हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो या अगर कहीं आप प्रोफ़ेशनल शूट कर रहे हो, तो उधर आप विदाउट एक ल लाइट्स के खाली कैमरा लेकर अगर जाएँगे तो क्या फ़ील आएगी?
देखिए, जब तक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो, आप लाइट कंट्रोल ना करें, मैं वही बात करूंगा फिर बार बार कि लाइट, जब तक कंट्रोल्ड लाइट नहीं होती, मुझे मजा नहीं आता काम करने में। मैं पर्सनल बात करूँ, आजकल तो खैर वो है ही नहीं, फ्लैशेज ही नहीं होती फोटोग्राफर के कैमरे पे, और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होते हैं। तो लाइट को समझना, एक तो सबसे पहले समझें, उसके बाद अगर आप कोई एक अच्छी लाइट बना सकते हैं और उस पे काम करें, मैं तो मशवरा यही दूंगा कि उसमें बड़ा अच्छा होता है। और फिर अभी रिसेंटली मेरा एक इत्तेफाक हुआ किसी साहब का काम देखने का, वही इसी तरह से जो आजकल चल रहा है वो देख के आप लोग करते हैं। तो उसमें मैंने देखा, वो 3 पोर्ट्रेट्स थे एक ही फैमिली, मतलब एक ही खातून के, सिर्फ बारात की इवेंट के एक ही दिन के 3 पोर्ट्रेट थे, तीनों में साड़ी के कलर ही अलग थे। हमारा हमेशा से ध्यान यही रहा कि जो एक्चुअल कलर है ड्रेस का, वो आपको निकाल के देना और आना है। मगर मुझे बहुत हैरत हुई, मैंने उनसे डिस्कस भी किया कि यार ये, मतलब कहने लगे भाई चल ही रहा दे, तो बस चल रहा है, तो भाई फिर जब अल्लाह ताला चला रहा है तो चलाते रहें उसको आप। चले ठीक है, अच्छी बात है। शहज़ भाई, अब जो चेंज आया है मार्केट में ना, अब तो आपको पता है, तो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। पहले आप कह रहे थे कि आप डीवीसी, आपसे बात हो रही तो आप कह रहे डीवीसी लाते थे, उसको ग्रैब करते थे 40-50 मिनट, एक जितना टाइम की ड्यूरेशन होती थी। और टेक्नोलॉजी का बताएं, शफल जो पहले रोल सिस्टम था, और अभी जिस तरह जब वो उंगली रखता है तो उसके बाद भूल जाता है क्लिक से हटाना, उसके बारे में बताइए। अच्छा, पहले तो रोल्स हुआ करते थे, 36 इमेजेस होती थी उसमें, और 36 से ही मल्टीप्लाई क्लाइंट से डील होती थी, 4 रोल 5 रोल, ये 7 रोल वटेवर जो थी। तो पहले ये नहीं हुआ करता था कि यार ये भी इमेज बना लें, ये भी इमेज बना लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें। इवन बल्कि कभी कभार तो इस तरह भी हुआ करता था कि लोग रोक देते थे कि जी हमारा ये आधा रोल या एक रोल रह गया है, तो अब आपकी हमारी जो रुखसती होनी है या जो हमारी इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं वो आपने लेनी है। तो वो एक पहले का वो था। अब तो आपको पता है कि अगर जब तक आप 1000 से 1200 इमेजेस ना लेके आए, तो जो आपसे काम करवा रहा होता है वो कहता है कि यार आपको तो काम करना ही नहीं आता, क्योंकि आप तो ये 300 इमेजेस लेके आए, मतलब। मगर मैं ये अपनी नई जनरेशन को समझाना चाहूँगा कि हर चीज़ की एक लाइफ होती है, आपको भी पता होगा, उसकी डेप्रिसिएशन है। एक बेसिकली आप आर्टिस्ट हैं तो एक बिजनेस भी कर रहे हैं, उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना है कि आपके कैमरे की एक लाइफ है, एक शटर की आपकी लाइफ है। लाइक लेट्स सपोज 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, हर शटर की, हर कैमरे की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो उसको भी आपने नज़र में रख के चलना है। ये नहीं कि आप यूँ ना समझें कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी के साथ यही कैमरा चलेगा, आपको कैमरा चेंज भी करना होता है। आजकल जो हमारे लड़कों के पास ये मसाइल है बेचारे, अक्सर स्नैच होता है तो ये नई चीज़ नहीं ले पाते। पहले भी स्नैचिंग थी, मेरे अपने 2 कैमरे स्नैच हो चुके हैं 2 दफ़ा। रात को स्नैच होता था, सुबह जाके नया चीज़ लेके आ जाते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग इस तरह से उसको अपना मेंटेन करते थे, अपनी जो हमारी सर्विसेज़ की चार्जेज़ थे, कि वो सारी चीज़ें डेप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता था। अब ये है कि 2000 क्लिक जब आप एक इवेंट में खींचेंगे, ठीक है, तो मुझे आप बताइए कितना अर्सा आपका कैमरा चलेगा। और अब थोड़ा-सा ज़रा ये है कि बहुत जल्दी-जल्दी मॉडल्स भी आने लगे हैं, तो वो भी डेफ़िनेटली आपको साल डेढ़ साल बाद चेंज करना है। तो उसको आप ज़रा देखते हुए चलें, आपके चार्जेज़ भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जहाँ जिस स्टेज पे आज ये इंडस्ट्री पहुँच गई है, तो उससे बहुत ज़्यादा ये चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक़्त नया सामान लेने के लिए लोगों को। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात की। अब जो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, जो अभी जो हालात चल रहे हैं स्नैचिंग के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या करें? अभी थोड़ी उनसे, मिर्ज़ा जहाँज़ेब से कल हमारी बात हुई थी रिगार्डिंग के स्नैचिंग के हवाले से। तो अभी तो हालात और ज़्यादा ख़राब हैं, इक्विपमेंट भी महँगा हो गया है। तो उस सिलसिले में कुछ बताएँगे कि क्या मेजरमेंट आपकी नज़र में होने चाहिए? इवेंट्स पे किस तरह जाना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, वो थोड़ा-सा बताएँ। और ये जो माहौल चल निकला है स्नैचिंग का, रोज़ एक साहब का कैमरा छीन रहा है और सामान छीन रहा है, तो उसमें किस तरह सर्वाइव करें? देखें, आप जिस तरह से बिज़नेस कर रहे हैं, तो जो स्नैचर्स हैं, वो भी उनका बिज़नेस है, वो उससे अपना घर चला रहे हैं, आप अपने काम से अपना घर चला रहे हैं। तो जिस तरह से आपको रोज़ काम चाहिए, उनको भी रोज़ एक कैमरा, एक इक्विपमेंट चाहिए, तो वो तो निकलेंगे शिकार करने के लिए। अब आप अपने आप को खुद जब सामने बिल्कुल रखेंगे, तो उनके लिए शिकार बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली और अहम बात तो ये कि बाइक पे ट्रैवल करना बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। और अगर उनके पास बाइक ही हो, सवारी में? देखें, बाइक ही हो, मसला वही आ जाता है कि अब जो लड़के चार्ज कर रहे हैं बेचारे, उस पे बाइक पे सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। मैं तो ये समझता हूँ शायद साइकिल पे जाना चाहिए आजकल के दौर में, जो पेट्रोल के चार्जेस हैं। बाइक पे भी वो बेचारे अपनी तरफ से ज़्यादा जा रहे होते हैं। ठीक है। मगर आज इस इंडस्ट्री में आप इस तरह से क्यों खड़े हैं? ये कॉम्पिटिशन किसने पैदा किया? हमने और आपने ही पैदा किया।
आप अच्छा चार्ज करें, आपके पास जब फंड्स होंगे आप पेट्रोल डाल पाओगे, गाड़ी नहीं आप उबर करोगे, करीम करोगे, ड्राइव करोगे, जो भी चल रहा है रक्षा करोगे, टैक्सी करोगे, तो आप अच्छा चार्ज करोगे तो आप गाड़ी में पेट्रोल डाल पाओगे ना। ठीक है, हमने भी सारी लाइफ काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि मैं कोई खुदा ना खास्ता वो कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ, मगर अपने आप को सेव एंड सिक्योर होकर हमेशा से काम किया। आप अच्छा चार्ज करो, गाड़ी में डाल जाने जैसे चार्ज करो। यार उस वक्त भी इसी तरह से हमारे दोस्त थे, मरहूम हो गए बेचारे, उनका कैमरा स्नैच हुआ था, तो वो इसी तरह से कि जो हमारे करीब करीब कुलीग से सब ने वो कर करा के उनके कैमरा लेके थे, तब भी मैंने कोशिश की थी, मगर हम लोगों का मसला ही हम एक पेज पे नहीं आते। आज आप देखें दूध वालों की एसोसिएशन है, बार्बर्स की एसोसिएशन है, मतलब छोटे से छोटे जो भी प्रोफेशन है उसकी एसोसिएशन है, मगर हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री होके इस वक्त मैं समझता हूँ कराची में 2,500 से 4,000 के करीब लड़का होगा जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। 2,500 से 4,000 होगा अप्रोक्सीमेटली। सही। ठीक है, कम से कम 2,500 तो कंफर्म है। तो हम लोग एक पेज पे क्यों नहीं आ सकते? तीन अगर हम हजार एक तो कोई हमारा जो फिक्स योर क्रॉसिंग का ग्रुप है उस पे 3,000 तो है, फिर 3-4 और लोगों ने बनाए हुए हैं, उनके भी ठीक ठाक। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि 2,500 से 3,000 4,000 5,000 तक भी लड़का मौजूद है। इतना अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अर्निंग करते हैं। अगर 100 रुपए भी हम मंथली फी रखते हैं कि उसका जो खर्चा हमारी एसोसिएशन का आता है, लाजमी बात है वेयर एंड टेयर होते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है। तो 100 रुपये महीने पे भी अगर हम वो लेके चलें और एसोसिएशन बनाएं और जो सीनियर्स हैं हमारे उनको हम आगे रखें और यूथ को भी साथ मिला के रखें कि लेट्स सपोज अगर 10 लोगों को हम आगे करते हैं, उनमें से 3-4 यूथ के हैं, 3-4 सीनियर्स हैं, तो मसला है देखें एक उंगली है ना, ये इसको कोई भी तोड़ सकता है, मगर जब ये मुट्ठी बंद हो जाती है ना तो इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, इत्तेफाक ये में बरकत है। वही वाली बात। अभी आप अकेले जाते हैं, कैमरा स्नैच होता है, ठीक है, आपको थाने से अंदर भी नहीं आने दिया जाता, चलो यार जाओ, रोज नामचे में एंट्री करा, जाओ, एफआईआर नहीं कटेगी। जब पीछे एसोसिएशन होगी और आपको एसोसिएशन से एक सपोर्ट होगी, तो किसी की मजाल है कि आपकी एफआईआर नहीं करते? मुझे आप एक बात बताओ, उसमें किसका फेवर है, किसका फायदा है? आप लोगों को फायदा है। हमारा ही फायदा अच्छा, है। फिर उसमें यह है कि खुदा न खास्ता अगर सामान नहीं मिलता तो हम 4,000 या 5,000 लोग हैं, 5,000 लोगों के लिए 5 लाख रुपए जमा करने में क्या शेयरिंग आएगी? 1,000 रुपये। ठीक है, सही। जो हमारा दोस्त या अहबाब अल्लाह ना करे उसके साथ ये मसला होता है, तो सब ने कंट्रीब्यूट किया और उसको दिलवा दिया, या एसोसिएशन की जो फंडिंग होगी, मैं 100 रुपये कह रहा हूँ, उसको हम आगे जाके सही बढ़ाएंगे। हाँ। लेट्स सपोज 500 पर मंथ हम करते हैं, तो उसके प्रॉपर अकाउंट्स होंगे, तो उसमें से कुछ सपोर्ट हम कर दें, कुछ वो अपने पास से करके, कम से कम हमारा जो भाई है जो काम कर रहा है, जिसका कुल असासा ही वो एक कैमरा और जो इक्विपमेंट है उसका है, और वो उससे घर अपना चला रहा है, तो उसकी विदाउट हर्डल और विदाउट एनी गैप वो नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगा। एसोसिएशन जो बन रही है उसकी एक सैटरडे को मीटिंग हो रही है, वो मिर्ज़ा जाजेब साहब भी कर रहे हैं और एक और साहब हैं अली अल बलूशी साहब, तो वो भी कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ लोग हैं, सब मिलकर कुछ करने की कोशिश हम कर रहे हैं, और अगर हो गया तो मैंने एक फॉर्म दिया है, जी जी, तो उस फॉर्म में ये है कि उसकी मैंने 10 रुपए रखी है फीस, ठीक वो वापस नहीं मिलेंगे 10 रुपए, ठीक है ना। तो 10 रुपए वो मैंने पता कि इसलिए दिए ताकि आपको इजी पैसा से किसी के अकाउंट में पैसे देने की भी वो हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और आपका जो लेंस है, मैंने कहा लेंस के ऊपर भी आप उसको क्या करें, लेंस का भी फोटो लें, जहाँ पे ओपन करते हैं तो लेंस का सीरियल नंबर आता है, और बॉडी का भी पीछे से सीरियल नंबर, ताकि आपको एक डिजिटल भी इंसान, हम एक दूसरे से सीखते हैं, मैं आज सीखा हूँ, आप भी ये करेंगे, आपने भी फील करना है। कहाँ कलेक्शन करेंगे, ये डेटा कलेक्ट होके हमारे पास आएगा, तो एसोसिएशन में हमें पता चल जाएगा कि ये आदमी सीरियस है। आधा घंटा अगर आप लगाओगे ना उस फॉर्म को फिल करने में, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आपने सामान निकाला, फोटो ले लिए, फोटो लेने के बाद आपने सिर्फ उधर उधर लगाना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो ना यार। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको सीरियल नंबर बहुत जरूरी है, सीरियल नंबर का भी पता नहीं होता, डब्बा लेकर जाते, सीरियल नंबर और होता है, कई चीजें और होती हैं। तो सब चीजें आपकी परफेक्ट होंगी, तो वो अगर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, एसोसिएशन बन गई, इंशाल्लाह बनेगी ये, तो आपने उसमें रजिस्टर होना है। क्या ख्याल है? तो हमारे पास पता होगा ना कि इनका ये कैमरा है और ये इनका आईडी कार्ड है और ये हमारे पास रजिस्टर्ड है। इन्होंने इसकी एक फीस, आपने बोला, मैंने तो 10 रुपए तो ऐसे ही वो शुगल के लिए लगाया, ताकि आपको इजी पैसा का भी अकाउंट बना के उसमें इन हो जाए, और देखें कि आपको कितनी देर लगती है उसमें आने में, फॉर्म फिल करने में। फिर आपको पता चलेगा आप कितने डिजिटल हो गए आजकल का जो दौर चल रहा है। या आप किसी दोस्त के साथ बैठ के कर लें, आपके पास ये सारी चीजें हैं, आपका जीमेल का अकाउंट बना हुआ है, ये सारी चीजें मैंने इसलिए डाली है, तो ये इससे फायदा होगा ना उनको। और जो रजिस्टर्ड होगा उसी से हम बात करेंगे, भाई आप आ जाए इसमें,
क्योंकि फेसबुक पे तो देखिए बहुत सारे ग्रुप हैं, हर एक का जो है अपनी राय होती है, लेकिन पता उधर चलेगा जब वो प्रैक्टिकली आता है, टाइम देता है। क्या ख्याल है बिल्कुल आपका? सही है। मैं एक और बात आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा तमाम अपने दोस्तों से कि विदाउट सीरियल नंबर, चाहे वो नया सामान तो खैर मिलता ही नहीं है, पुराना कोई भी सामान आपस में सेल परचेज ना करें, क्योंकि विदाउट सीरियल नंबर जो भी लेंस या जो भी बॉडी बिक रही है मार्केट में, मैं 90% या 100% श्योर हूँ कि वो चोरी का या किसी का छिना हुआ ही है। आपके ही किसी भाई का गोश्त है वो जो आप खाओगे, चोरी हुआ हुआ। तो विदाउट सीरियल नंबर ट्रेडिंग कभी भी ना करें। और आप अपने सीरियल नंबर की हिफाजत बिल्कुल ऐसे करें जैसे अपने बाइक की आप चेजेस और इंजन नंबर की, या आप अपनी गाड़ी की चेजेस इंजन नंबर की, या ओरिजिनल नंबर प्लेट्स की हिफाजत करते हैं। तो सीरियल नंबर को आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है अपने फ्यूचर में। अभी तक तो जो हुआ सो हुआ, मगर नेक्स्ट आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं तो सीरियल नंबर को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। सीरियल नंबर के बगैर आप कोई चीज़ ना खरीदें, कभी भी ना खरीदें। अच्छा शहर भाई, वैसे एक इसी चीज़ से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे ग्रुप में कई लड़के पोस्ट कर रहे हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो कह रहे हैं कि क्रॉसिंग की रेट भी ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, आगे बिल्कुल होनी आगे चाहिए। मुझे आगे जो है क्लाइंट के पास जाके पूछो, अगर उसको आप लाख रुपए पर डे का भी बताए ना, तो वो भाग जाता है। देखें भाग कैसे जाता है। आप मुझे एक बात बताएं, आप जब शॉप से कोई चीज़ अपनी लेने जाते हो, ग्रोसरी शॉप से, जी जी। ठीक है, बहुत छोटी कोई भी चीज़ ले लें, आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, बच्चे का दूध ले लें, आटा ले लें, ऑयल ले लें, चलें सबसे छोड़े ऑयल ले लें, ठीक है, क्या आज आपको कोई भी ऑयल 500 रुपये केजी से कम दे रहा है एक पाउच? नहीं जनाब, बिल्कुल ही नहीं नहीं। दे रहा ना। हाँ, ठीक है, यही ऑयल आप कुछ टाइम पहले 300 का लेते थे, उससे पहले 100 का लेते थे, उससे पहले 50 का लेते थे। ठीक है। जब कोई देगा ही नहीं, आप सब एक पेज पे सबसे पहले आना चाहिए आपको। एक एक पेज पे। फिक्स रेट मिनिमम मिनिमम आपके होनी चाहिए। जो बड़े बैनर्स हैं वो चार्ज करें, डेफिनेटली कोई बात नहीं। मिनिमम का तो एक आपका एक पेज पे आपको होना चाहिए कि यार ये हमारे रेट हैं। ठीक है, चलें आप उसको इस तरह से कैटेगराइज कर लें कि यार ये कैमरा है तो इसके ये चार्जेस होंगे, ये कैमरा है तो उसके ये चार्जेस होंगे। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। जब कोई आप देगा ही नहीं तो कोई कस्टमर कैसे करवाएगा काम? आप एक के पास कस्टमर जाता है, वो कहता है कि जी लाख रुपए, दूसरे के पास जाता है वो कहता है 90,000, तीसरे के पास जाता है वो कहता है 95,000 है। अगर वो 10,000 के डिफरेंस में ही वेरी होता रहेगा, क्लाइंट कहेगा या नहीं यार मार्केट रेट यही है, मुझे यहीं पे कहीं लॉक करना है। मगर कोई 1 लाख रुपए रेट देता है और कोई 50,000 रुपए रेट देगा, तो आप अपने साथ दुश्मनी खुद कर रहे हैं। असल में एक चीज़ और बताऊं, अभी कुछ इसमें मुझे ये एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। कुछ जो न्यू आए हैं लड़के, बिल्कुल एक जो होते हैं मार्केट में न्यू आए हैं, वो बहुत कम पैसों में चार्ज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी आए हैं शायद भाई जो नए आए हैं और वो ठीक ठाक पैसे ले रहे हैं, ठीक ठाक सही पैसे। सही। तो क्या हम ये नहीं समझते कि ये कोई वैल्यू एड सर्विस दे रहे हैं? मतलब जो जो नए आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो वैल्यू एड सर्विस दे रहा है, और जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, वो उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बताएँगे? देखिए वैल्यू ऐड मीन्स के उनका काम का स्टाइल या टच या ऐसी चीज़ें जो लोग आपके कस्टमर को पसंद आ रही है, उसके बारे में बताइए। देखिए उसमें इस तरह से है कि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है काम करने का जी, ना। जी, बिजनेस करने का भी अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। सही कोई है, छोटी शॉप बनाता है, कोई बड़ी शॉप बनाता बड़ी है। शॉप। कोई कहता है कि जी मुझे स्टार्टअप करना है, एक शेल्फ रख के मैं स्टार्ट लूंगा और यहीं से कमा के शॉप तैयार करूंगा। ठीक है, कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि पहले से अपनी पॉकेट से लाके शॉप को रेडी करते हैं। सही है, ठीक है, तो वही वाली बात है कि आप जिस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करोगे, ठीक है। उसी तरह से आपका कस्टमर भी आएगा, आपको अच्छा, उसी तरह से पे करेगा, जिस तरह से आप उसको दिखाओगे और जिस तरह से आपके कस्टमर आप लेना चाहोगे। अभी जिस तरह से मैंने कहा कि जी लाख वाला काम आप 50,000 का खुद ऑफर करोगे, तो कस्टमर तो आपको 35-40 में लॉक करेगा ना। अच्छा अभी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, एक एग्ज़िबिशन लग रही है यहाँ पे नवंबर में, तो उनका पिछले साल जो मैंने काम किया था, तकरीबन मैंने 40,000 तक सपोज़ किया था। आज मैंने उसको बताया 60,000 रुपए, और वो उसमें ये होता है कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र जो होता है असाइन कर देता हूँ, जो जाके उनके स्टॉल की पिक्चर्स लेता है। 3 दिन होती है, तो वो कहते हैं भई हाल्फ डे आके ना लगा के चले जाओ। तो आप यकीन करें, उसने मुझे छोड़ के जो मेरा दोस्त था, डायरेक्ट उसको अप्रोच किया, और उस दोस्त ने फिर मैंने उस दोस्त को मैसेज कर दिया था, भई ख़्याल रखना तुम्हें फ़ोन आएगा, पैसे कम नहीं करना है, मैं आपको दूँगा पूरे पैसे, लेकिन आपने पैसे कम नहीं करने इसको। क्योंकि अभी पिछले 1 साल में जो महँगाई हुई है, उसमें कैसे इंसान। मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ग्रेजुअली हर चीज़ के रेट आसमान पे जा चुके हैं।
जो कैमरा आप पहले लाख रुपए का लिया करते थे, आज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं 4-5 लाख रुपए से कम की सिर्फ बॉडी लेने का। तो जब लाख रुपए का हम कैमरा लिया करते थे उस वक्त भी क्रॉसिंग के रेट यही थे, मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्या रेट है, और आज भी हम वही खड़े हैं, बल्कि आप मैं समझता हूँ शायद हम 10-20% पीछे आ गए कंपटीशन में। जो हमारे पैसों की वैल्यू डाउन गई है इस वजह से ना। जी बिल्कुल। मैं आपको पिछले व्लॉग में बताया कि मेरी रवि से बात हुई थी। रवि इंडिया में है अभी, उसके साथ भी हम जल्दी एक पॉडकास्ट करेंगे। वो वहां से बात करेंगे, हम यहाँ से बात करें। रवि राजकुमार का नाम सुना होगा, यहाँ कराची का बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। वो अभी हाँ दिल्ली में। वो कह रहे सबसे हल्का जो इलाका है, जिस तरह बोला उसने इंडियन स्टाइल में कहा कि इस समय जो यहाँ का कोई इलाके का नाम बताया कि वो इलाका ऐसा है जैसे यहाँ से आप चले जाए लियारी में। लियारी का मतलब एक पसमानदा गरीब इलाका बताया गया। बोला उधर भी कम से कम जो चार्जेस है ना वो 50,000 रुपए लेते हैं एक दिन की शादी मैं कम से कम। यही बता रहा हूँ ना कि आप सबसे पहले अपना एक बॉटम एक डिफाइन कर देंगे, यार जी ये बॉटम प्राइस है हमारी। जब मार्केट में कोई चीज अवेलेबल ही नहीं होगी उससे नीचे प्राइस में, तो देखिए रोजी जो है मिन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ताला देता है। ठीक है। अब आप कंपटीशन में एक दूसरे की टांग खींच आप इतना नीचे ले आते हैं अपने आप को कि मैं समझता हूँ शायद कुछ लोग अपनी जेब से भी पे करते होंगे, और वो फैशन भी एक चल ही रहा है कि यार वो कोलैबोरेशन जो चल रहा है। तो मेरे भाई आप 1 किलो चीनी आपको फ्री में कोई नहीं देता, तो आप वो कोलैबोरेशन में फोटोग्राफी फ्री कैसे दे रहे हो? आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल के जा रहे हो, बाइक पे पेट्रोल डाल के जा रहे हो, आप जो ड्रेस पहन रहे हो डेफिनेटली उसकी धुलाई भी हो रही है, उसके भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, डेली आप जो ड्रेसअप होते हो। तो हर चीज का एक अमाउंट है, आप किस तरह से फ्री में काम कर सकते हो? फ्री में तो यार मतलब लाइक एक बोतल आप नेस्ले की पानी की लेके दिखा दें मुझे फ्री में, किसी शॉपकीपर से जाए और कहें यार कोलैबोरेशन में मुझे पानी पिला दें आप, वो आपको पानी नहीं पिलाएं। यूएई में तो बहुत ज्यादा ही चल रहा है, यहाँ पे भी फैशन चल रहा है, थोड़ा बहुत होता ही है, कर ही रहे लोग, मगर इसको क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आती बात। अच्छा शायद भाई कोई इंडियन सेलिब्रिटी का भी सुना है आपने, शूट वगैरह किए हैं और उसको कमर्शियल पे आप किस तरह करके बताएं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ये वो एक ब्रांड है, ऑयल की ब्रांड है काफी बड़ी, तो उसकी 2 टीवी सीरीज हमने की थी बैंकॉक में। उसमें अमीषा पटेल जो कहो ना प्यार है की हीरोइन थी, अमीषा पटेल जिसका अभी वो गदर फिल्म भी आई है। गदर है नहीं, क्या नाम है उस फिल्म का जो अभी नहीं, वो जिसमें वो सनी देओल के साथ अभी आई है ना उसकी फिल्म, शायद आई होगी। आपने नहीं देखी? नहीं वो जिसमें कहते हैं उड़ जा काले कामा, वैसा वही है ना, कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है की जो थी वो जिसका एक वो सीन भी है जिसकी मीम बनती है, वो ऐसे ऐसे रोती है, वही है ना अमीषा पटेल? कहो ना प्यार से जिन्होंने डेब्यू किया था। हाँ हाँ हाँ। और एक रुखसार के साथ किया था उसी ब्रांड का काम हमने, वो जो सरकार में अमिताभ की वाइफ बनी हुई है। अच्छा और वो वाला भी एक बड़ी पॉपुलर फिल्म है आमिर खान की, जिसमें वो के सरफराज आ गए, सरफराज धोखा नहीं देगा। जी 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 सही। इस्लामाबाद से जो कॉल आई थी, हाँ हाँ इस्लामाबाद, लाहौर से, लाहौर से सॉरी, वो बेचारा फोत हो गया यार, सरफराज फोत हो गया। वो बोला उसने खुदकुशी कर ली ना, कोई एक्टर था उसका अच्छा भला नाम था, खुदकुशी कर ली उसने, तो ये किया। तो उसको कमर्शियल के साथ आप बस मतलब आजकल आप ज्यादातर कमर्शियल कर रहे हैं, वेडिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स कर रहे हैं? आपके शूट्स देखते रहते हैं? देखें ज्यादातर तो मेरा यही चलता है कॉर्पोरेट और कमर्शियल, मगर मैं वेडिंग्स भी जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के क्लाइंट हैं। मैं एक छोटी सी और बात शेयर करूं कि अब तो ये वक्त आ गया कि जिनकी वालदा की हमने शादी बनाई थी उनकी बेटियों की भी बना रहा है। तो जो पुराने क्लाइंट्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो वो अगर कॉल करते हैं कहते हैं तो मैं बिल्कुल वेडिंग्स भी खुद करता हूँ। आप खुद जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टीम पूरी लेकर जाते हैं? टीम लेके जाता हूँ, खुद भी करता हूँ काम में कैसे शर्म है। जबरदस्त। ये थे जनाब, ये हैं ये हैं जनाब शहज़ काज़मी साहब। आपके वेडिंग के ब्रांड का नाम क्या है? मेरे 2 बेसिकली बिजनेसेस हैं। एक काज़मीज़ स्टूडियो के नाम से मैं वेडिंग को ट्रीट करता हूँ, अच्छा। और शाज़ काज़मी फोटोग्राफी के नाम से मैं कमर्शियल्स और कॉर्पोरेट को देखता हूँ। तो जनाब ये हैं शाज़ काज़मी साहब जिनके साथ आपने बात की है, और बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आपको मज़ा आया होगा। अब कल हम देखते हैं कि कल हम किनके साथ करते हैं या नेक्स्ट व्लॉग कौन है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी आना चाहे, खुलेआम दावत है। आप क्रॉसिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप कोई भी वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, आपका दिल चाह रहा है बातचीत करने का, गपशप करने का, ये हम सब दोस्तों का है भाई। पूरी दुनिया में हर एक बंदे ने क्या कहते हैं, हर एक बंदे ने व्लॉग बनाया हुआ, अपना सेटअप किया है।
इस वक्त ये फोटोग्राफी है, कल को मैं यहाँ पे कुछ और गेस्ट बैठे होंगे और हर मैं जाके रोड पे भी इसको स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट को ना हमने ऐसा कर देना है कि आम कर देना है, खास नहीं करना। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। और शायद काज़मी साहब आपका भी सुना है इरादा बन रहा है पॉडकास्टिंग का? मैं 1 साल से इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, मगर इंशाल्लाह वेरी सून करेंगे इसको। आप इसको माइंड स्टार्ट में, करेंगे। हाँ, माइंड में है। तो जनाब आप में से जिसका भी दिल चाहे वो आप आके इधर पॉडकास्ट कर सकते हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह मजा आएगा, गपशप होगी। आपको मैंने चाय पिलाई है सर बिल्कुल, चाय तो सबसे पहले, चाय अब्बास भाई की आपके गेट पे आने से पहले रेडी होती है। बिल्कुल, तो अगर आप टाइम पे आएंगे तो ये टाइम पे आए, मैंने इधर बेगम को बोला चाय बनाओ इससे पहले कि गैस चली जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी चाय। तो जनाब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको पसंद है इसको लाइक करें, और यार यूट्यूब पे भी देखना ना, इसको यूट्यूब पे भी शेयर कर देना, ताकि थोड़े से आपके भाई के पैसे कैसे बने, और सब्सक्राइब भी कर देना यार अगर पसंद आए। ओके सर, थैंक यू, नाइस टू मीट।